जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आप अपने जून 24 में सी फाउंडेशन का अटेम्प्ट निकालना चाहते हो तो बेटा आरटीपी करना बहुत जरूरी है। रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई ने रिसेंटली जून 24 एग्जाम के लिए आरटीपी रिलीज किया है, उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए एंड सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जो है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडियन जुडिशियल सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स वेरियस फंक्शंस। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का मीनिंग बताना है और फंक्शंस बताने हैं। तो बेटा जो आपके कोर्ट्स होते हैं ना, वही होते हैं आपके इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जिसके थ्रू लॉ को एनफोर्स कराया जाता है, कानून का पालन हो ये बात देखी जाती है। इसके अलावा कोर्ट्स ही हैं जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराते हैं। तो बेसिकली रेगुलेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, कानून को कैसे इंटरप्रेट करना है, जो लिखा है वो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ये भी कोर्ट्स ही देखते हैं। किस बात को किस सेंस में समझ के चलना है, ये भी कोर्ट्स देखते हैं। इसके अलावा जो आपका डिस्प्यूट है, लड़ाई झगड़ा है, उसको भी कौन सॉल्व कराता है, सॉर्ट कराता है, कोर्ट्स, राइट। कोर्ट्स जो ऑपरेट करते हैं ये एक हायरार्की में ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आता है आपका हाई कोर्ट, फिर आता है आपका सुप्रीम कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही आप मेट्रोपॉलिटन कोर्ट भी एक लिख लेंगे। तो सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, फिर है आपका हाई कोर्ट, फिर आता है आपका डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, राइट। डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन सेम लेवल पे होते हैं। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट होते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं बाकी सिटीज में, राइट। चलिए तो इसी को हम पढ़ते हैं एक बार। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज अ ब्रांच through which the enforcement of law resolves dispute between citizens or between citizens and the government। लोगों के बीच में वाद विवाद है तो वो भी इंडियन जुडिशियल सिस्टम सॉल्व करता है। लोगों और कानून के बीच में या सरकार के बीच में कोई बहस है तो वो भी आपका कोर्ट में ही सॉल्व होता है। तो जुडिशियल सिस्टम के फंक्शंस क्या है, मैंने आपको बताया, रेगुलेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्ट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, प्रमोशन ऑफ फेयरनेस। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मतलब लोगों में लड़ाई झगड़ा सॉल्व कराना, और प्रमोशन ऑफ फेयरनेस मतलब इक्वालिटी मेंटेन करना, प्रमोट करना, ठीक है। बेसिकली लोगों को जस्टिस मिले, न्याय मिले, इंसाफ मिले, इस बात का ध्यान रखना। जो आपका इंडियन जुडिशियल सिस्टम होता है ये हायरार्की में ऑपरेट करता है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, ये आपको बता चुकी हूँ। हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो उस स्टेट में बाइंडिंग होते हैं, बट ओनली आप परसुएसिव इन अदर स्टेट। सपोज मतलब क्या है इसका, सपोज दिल्ली का हाई कोर्ट है, तो दिल्ली का हाई कोर्ट का सारे जो फैसले होंगे वो दिल्ली में मानने होंगे। हरियाणा में उन डिसीजंस का रेफरेंस लिया जा सकता है, पर हरियाणा में उनको मानना जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे लिखा है डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल द हाई कोर्ट्स, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, उसका फैसला हर हाई कोर्ट को मानना पड़ता है और रिस्पेक्टिवली सभी स्टेट्स को भी मानना पड़ता है। आर्टिकल 141 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर, मतलब ये सारी बातें कहाँ लिखी हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 में। इन फैक्ट अ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज द फाइनल वर्ड ऑन द मैटर। किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अल्टीमेट होता है, उसके आगे कुछ है ही नहीं, कहाँ जाओगे आप, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, राइट। तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है ये क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, पीपी बुक का ही क्वेश्चन है। देखो आप, मिस्टर पार्थ अप्लाइड फॉर अ जॉब। मिस्टर पार्थ ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था एज अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। स्कूल मैनेजमेंट डिसाइडेड टू अपॉइंट हिम। मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया था कि अपॉइंट करना है पार्थ को। वन मेंबर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी प्राइवेटली इन्फॉर्म्ड मिस्टर पार्थ दैट ही वॉज अपॉइंटेड बट ऑफिशियल कम्युनिकेशन वॉज नॉट गिवन बाय द स्कूल। अभी हुआ क्या, स्कूल की कमेटी में से एक इंसान पार्थ को जानता था पर्सनली, तो उसने पर्सनली जाके पार्थ को बता दिया कि देखो देखो आपका सिलेक्शन हो गया है। हाउएवर स्कूल ने कोई फॉर्मल लेटर नहीं भेजा। बाद में मैनेजमेंट ने सोचा कि अरे हमें अभी प्रिंसिपल इसको नहीं रखना, किसी और को रखना है। तो मिस्टर पार्थ को गुस्सा आ गया। मिस्टर पार्थ ने केस फाइल कर दिया स्कूल के अगेंस्ट। क्या बोला कि आपने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कैसे किया। तो स्कूल वालों ने बोला कि हमने आपको अपॉइंट ही कब किया, है ना।
तो मिस्टर पार्थ ने केस फाइल कर दिया कि भाई आपने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल किया है और उससे डैमेजेस भी मांगे कि आपने मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल किया तो मुझे सैलरी का नुकसान हुआ तो मुझे पैसे दो। अब आप बताओ क्या मिस्टर पार्थ सक्सेसफुल हो जाएगा केस फाइल करके अपनी सैलरी मांगने में? बताओ। द आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज हेयर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस वॉज नॉट गिवन। पार्थ ने स्कूल में अप्लाई किया, पार्थ ने ऑफर दिया, पर क्या स्कूल वालों ने एक्सेप्टेंस दिया? नहीं। एक्सेप्टेंस किसने दिया? किसी एक प्राइवेट मेंबर ने, स्कूल वालों ने नहीं। तो एक्सेप्टेंस पहली बात तो हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द पर्सन हु हैज अथॉरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्टेंस को वैलिड मतलब यहाँ पे हम कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट वैलिड कम्युनिकेशन ही नहीं मानेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट ही नहीं हुआ, इसलिए एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। और जब एक्सेप्टेंस ही वैलिड नहीं है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता पार्थ और स्कूल के बीच में। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनता तो पार्थ स्यू भी नहीं कर सकता और डैमेजेस भी नहीं मांग सकता। ठीक है, आइए देखते हैं। एज पर द रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस आप देखो तो लिखा है कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना चाहिए टू ऑफरर बाय ऑफरिंग हिमसेल्फ और एनी अदर ऑथराइज्ड एजेंट। ऑफर खुद करे या फिर किसी एजेंट को बोले। यहाँ पे ऑफरर कौन था? पार्थ। ऑफरी कौन था? स्कूल। तो या तो स्कूल ही इन्फॉर्म करे या स्कूल किसी को बोले कि इन्फॉर्म कर दो तो इन्फॉर्मेशन पार्थ तक पहुंचे। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस बाय थर्ड पर्सन कैन नॉट बी कंक्लूडेड एज वैलिड एविडेंस, वैलिड एक्सेप्टेंस। कोई बाहर वाला आके अगर कम्युनिकेट कर रहा है तो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती है। फिर देखो फैक्ट ऑफ द केस लिखा है, इन द इंस्टेंट केस मिस्टर पार्थ ने अप्लाई किया था जॉब के लिए और एक मेंबर ऑफ द स्कूल कमेटी ने प्राइवेटली बता दिया, सारी बातें हमने लिख दी। तो इस बेसिस पे हम कहेंगे प्रोविजन और फैक्ट हमें गिवन है, इसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन ऑफ अपॉइंटमेंट है जो मिस्टर पार्थ को दी जानी चाहिए थी वो स्कूल द्वारा दी जानी चाहिए थी या स्कूल का एजेंट देता। थर्ड पार्टी के द्वारा कम्युनिकेशन जो दी जाती है वो वैलिड नहीं होती। तो यहाँ पे किसी थर्ड पर्सन ने प्राइवेटली कम्युनिकेशन दी है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है पार्थ और स्कूल के बीच में और पार्थ सूट फाइल भी नहीं कर सकता है। ठीक है, कह नहीं सकता कि मेरा अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल किया। क्लियर? अब आप देख रहे हो एक चीज, एक पैटर्न नोट किया आपने। 3 पैराग्राफ हैं। पहले पैराग्राफ में आपको प्रोविजन बताया है, रूल बताया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या लिखा है। दूसरे पैराग्राफ में फैक्ट ऑफ द केस बताए हैं कि कहानी में क्या लिखा है जो क्वेश्चन में गिवन है। तीसरे पार्ट में आपको फाइनली कंक्लूजन गिवन है। तो आप लोग चाहो तो ऐसा हेडिंग भी यहाँ पे दे सकते हो। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट कि आपको हेडिंग देना चाहिए, प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है। क्या लिखा है? सार्थक एम्प्लॉयड किया गया है, मतलब सार्थक को एम्प्लॉय किया गया है एज अ कैशियर फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000 बाय एबीसी बैंक। तो एबीसी बैंक ने सार्थक को जॉब पे रखा है, अपने पास सैलरी है 50,000 पर मंथ 3 साल के लिए। मोहित ने सार्थक की गारंटी दी है। मोहित गेव श्योरिटी फॉर सार्थक्स गुड कंडक्ट। मोहित ने कहा था बैंक में टेंशन मत लो, सार्थक इज अ वेरी गुड पर्सन, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। 9 मंथ्स के बाद बैंक की फाइनेंशियल पोजीशन थोड़ा खराब हो जाती है तो वो सार्थक की सैलरी 50,000 से 40,000 कर देते हैं। 2 महीने बाद पता चलता है कि सार्थक जब से अपॉइंट हुआ था तब से पैसों की हेराफेरी कर रहा था। अब आप बताओ कि इसमें मोहित की क्या लायबिलिटी है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? मोहित इज दी श्योरिटी, सार्थक इज दी डेटर एंड एबीसी इज दी क्रेडिटर। मोहित ने गारंटी ली थी सार्थक की कि भाई ये सही काम करेगा, नहीं करेगा तो मैं हूं ना। पर क्या है, एक रूल होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कि अगर क्रेडिटर और डेटर के बीच के टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाए विदाउट श्योरिटीज कंसेंट और विदाउट इन्फॉर्मिंग श्योरिटी तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वहीं एंड हो जाता है। तो जब 9 मंथ्स बाद सैलरी कम हुई ना तो इस बारे में तो मोहित को कुछ पता ही नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं एंड हो गया। तो इसका मतलब जो सार्थक ने मिस अप्रोप्रिएशन करा था 9 महीने तक, उसके लिए तो मोहित लायबल होगा, लेकिन उसके बाद जो मिस अप्रोप्रिएशन किया है
उसके लिए मतलब और 2 महीने बाद जब पता लगा है तो उसके लिए मोहित लायबल नहीं होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 133 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, आपको सेक्शन याद होता है, बहुत अच्छी बात है बेटा, गलत नहीं लिख के आएंगे, ठीक है। सेक्शन 133 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वेयर देयर इज एनी वेरिएंस मतलब चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर और क्रेडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट में अगर चेंज होता है श्योरिटी से बिना पूछे, देन इट वुड डिस्चार्ज द श्योरिटी, तो श्योरिटी फ्री हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड, ठीक है, उस वेरिएंस से बाद की ट्रांजेक्शन्स के लिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस सब्सिक्वेंट मतलब बाद में, तो उस वेरिएंस उस चेंज के बाद जब कोई भी ट्रांजेक्शन होगी उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा। ये हो गया आपका प्रोविजन। फिर है फैक्ट ऑफ द केस। इस केस में क्रेडिटर ने वेरिएंस करा है, चेंज करा है, तो भैया श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा उस चेंज के बाद से। हेंस मोहित इज लायबल एज अ श्योरिटी फॉर द लॉस सफर्ड बाय बैंक ड्यू टू मिस अप्रोप्रिएशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 9 मंथ्स, क्योंकि 9 महीने के बाद वेरिएंस आया है उसके बाद के लिए वो लायबल नहीं होगा, बट नॉट फॉर मिस अप्रोप्रिएशन कमिटेड आफ्टर रिडक्शन इन सैलरी। क्लियर? आई होप कोई दिक्कत नहीं है। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखो, ये भी हमारे पीपी बुक का क्वेश्चन है। राहुल वॉज अ डिस्क जॉकी एट 5-स्टार होटल। एज पर द कॉन्ट्रैक्ट उसको परफॉर्म करना था एवरी वीकेंड, हफ्ते में 2 बार, सैटरडे संडे, और उसको पेमेंट मिलेगी 2500 रुपये पर डे, 2500 रुपीज अ डे। हाउएवर आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद राहुल जानबूझ के एब्सेंट रखता है अपने आप को, आता ही नहीं है परफॉर्म करने। इस बात को ध्यान में रख के आप बताओ क्या होटल के पास कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है? जी हाँ। अगर प्रॉमिसर जानबूझ के अपने आप को एब्सेंट रखता है, परफॉर्मेंस करने नहीं आता, तो जो अदर पर्सन है, प्रॉमिसी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, बिल्कुल उसके पास राइट है। लेकिन अगर होटल एक मेल डाल दे राहुल को कि भाई आप आ जाओ और हम आपका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू ही रखेंगे, अब क्या होटल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है बाद में? जी नहीं, अभी वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। एक बार अगर होटल ने परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ली अपने कंडक्ट से, अपने बिहेवियर से, फिर वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। कौन से केसेस में बताओ होटल जो है वो डैमेजेस ले पाएगा, बताइए? तो बेटा होटल वालों को नुकसान तो हुआ है, चाहे पहला केस हो चाहे दूसरा केस हो, राहुल नहीं आया, तो दोनों ही केसेस में होटल वाले को राइट मिलेगा कि वो डैमेजेस ले पाए। क्लियर? आइए देखते हैं। बाय एनालाइजिंग सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, it is understood that when a party to contract has refused to perform or disabled himself from performing his promise entirely, अगर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट काम करने से मना कर दे या अपने आप को काम से एब्सेंट रखे, डिसेबल रखे, तो जो अग्रीव पार्टी है, दुखियारी पार्टी है, प्रॉमिसी है, उसको 2 राइट मिलते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है या फिर वो ये कह सकती है कि हम कंटिन्यू रखेंगे अपने वर्ड से, अपने कंडक्ट से, कि भाई हम इंटरेस्टेड है कंटिन्यू रखने में। दोनों ही केसेस में उसको डैमेजेस का राइट रहेगा। ये हो गया प्रोविजन, राइट? तो अब फाइनली बता दो कि फर्स्ट केस में होटल के पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का। सेकंड में बता दो कि एक बार अगर होटल ने कंटिन्यू करने का फैसला कर लिया तो बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता। थर्ड में बता दो कि दोनों ही केसेस में जो होटल है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का क्वेश्चन है, ये पूछा है कि क्या इसमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है। फर्स्ट पार्ट है, विकास पार्क्स हिज कार एट अ पार्किंग लॉट, लॉक्स इट एंड कीप्स द की विद हिमसेल्फ। विकास क्या करता है? पार्किंग लॉट में अपनी कार खड़ी करता है, कार को पार्क करता है, लॉक कर देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। बताओ क्या ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है? जी नहीं, क्योंकि चाबी किसके पास है? विकास के पास। कंप्लीट पोजेशन नहीं दिया है टू द पार्किंग लॉट ओनर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीजर ऑफ गुड्स बाय कस्टम अथॉरिटीज। जो कस्टम अथॉरिटीज गुड्स को टेक ओवर कर लेती हैं, गुड्स को अपने कब्जे में कर लेती हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है? जी हाँ। क्लियर? आइए देखते हैं। एज पर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बेलमेंट की आप डेफिनेशन दोगे।
Bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to directions of the person delivering them. Bailment क्या होता है? Bailment एक contract होता है जहाँ goods को deliver किया जाता है from one person to another with a condition कि जब काम हो जाएगा तो जो दूसरा पर्सन है वो गुड्स को वापस कर देगा, राइट? बेलमेंट के लिए बेलर को पोजेशन देना है और बेली को एक्सेप्ट करना है. तो फर्स्ट पार्ट में वो पोजेशन तो दे ही नहीं रहा, चाबी तो अपने पास ही रख रहा है, तो इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट. नो, मियर कस्टडी ऑफ गुड्स इज नॉट पोजेशन. आप गुड्स वहां रख रहे हो, उन्हें दे नहीं रहे हो, ठीक है? इन दिस केस, सिंस द कीज ऑफ द कार आर विद विकास, सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट बी एप्लीकेबल. मतलब बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं है. सेकंड में बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि गुड्स किसके पास जा रहे हैं? कस्टम अथॉरिटीज की पोजेशन में जा रहे हैं, ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है. नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपका लिखा है कि संजय कोठारी वॉज अ बिग बिजनेसमैन जिसके 2 बेटे थे और 1 बेटी थी. बेटी की शादी हो चुकी थी. ही डिसाइडेड टू गिफ्ट हिज हाउस टू डॉटर. उसने डिसाइड किया कि वो अपना हाउस डॉटर को गिफ्ट कर देंगे. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. The lawyer advised him to get the transfer document properly registered. Lawyer ने advice दी कि भाई document जो है इसको register भी कराना है. When both of them were going for registration of the document, they met an accident and both died. Both मतलब संजय कोठारी and lawyer. जब ये दोनों जा रहे थे तो इनका एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों की डेथ हो जाती है. क्या डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है? जी नहीं, ठीक है. Later the doctor found the document and claimed the house. Explain whether she can get the house. Answer is no. बेटा agreement without consideration valid होता है. पार्टीज नियर रिलेशन में हो, यहाँ नियर रिलेशन में थी. अग्रीमेंट राइटिंग में हो, यहाँ राइटिंग में था, पर अग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, यहाँ रजिस्टर नहीं हो पाया था, इसलिए ये वैलिड नहीं है, ठीक है? तो बेटी को कुछ नहीं मिल पाएगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर. देखो, सिंस Section 25 of the Indian Contract Act provides that an agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing, registered under the law, and is made on account of natural love and affection between the parties standing in the near relation. 4 कंडीशन है आपकी, चारों आपने मेंशन कर दी. आप चाहो तो इन्हें पॉइंट्स में भी मेंशन कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा लगेगा. In the instant case, मतलब in the given case, the transfer of house made by Mr. Kothari on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is written but not registered. Hence, this is not a valid agreement. This transfer is not enforceable and doctor cannot get the house under the Indian Contract Act. Easy question था, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 के आप देख रहे हो 2 पार्ट है, दोनों ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेट करते हैं. पढ़ के देखते हैं. मिस्टर आयुष है, एक एम्प्लॉयर है. उन्होंने अपने एम्प्लॉय को इंड्यूस किया, बहलाया. एम्प्लॉय का नाम है बॉबी, तो एम्प्लॉयर है आयुष, एम्प्लॉय है बॉबी. टू सेल हिज 1 रूम फ्लैट टू हिम एट अ लेस देन मार्केट वैल्यू टू सिक्योर प्रमोशन. ओह, हुआ क्या है? आयुष ने बॉबी को बोला कि बॉबी तुम मेरे यहाँ पे जॉब करते हो, अगर प्रमोशन चाहिए तो अपना 1 रूम फ्लैट मेरे नाम पे कर दो सस्ते में. क्या दिख रहा है? ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है ना. अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का, अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा रहे हैं आयुष. बॉबी सोल्ड द फ्लैट टू मिस्टर आयुष. बॉबी बेचारा क्या करता, उसने फ्लैट बेच दिया. लेटर ऑन बॉबी ने अपना माइंड चेंज किया और उसने सोचा कि मैं आयुष को स्यू करता हूँ अपना फ्लैट वापस लेने के लिए. बताओ, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट. अब बताओ आयुष और बॉबी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसकी क्या वैलिडिटी है? बेटा अनड्यू इन्फ्लुएंस प्रेजेंट है, फ्री कंसेंट नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. बॉबी बिल्कुल सही कर रहा है, कर सकता है वो ऐसा, वो चाहे तो आयुष से अपना घर वापस ले सकता है. क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे. मिस्टर सूरज ने प्रॉमिस किया था मिस्टर मनोज को कि वो एक फैमिली पेंटिंग पिक्चर बना के देंगे. 20,000 रुपीज लेंगे और बोला था कि 15 मार्च तक मैं आपको सारा काम करके दे दूंगा. अनफॉर्चुनेटली मिस्टर सूरज की डेथ हो जाती है, जो काम करने वाला है प्रॉमिसर. ही डाइज ऑन 1 मार्च 2023 और असाइनमेंट रह जाता है आधा अधूरा. कैन मिस्टर मनोज बाइंड द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर सूरज फॉर प्रॉमिस मेड बाय मिस्टर सूरज?
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूरज ने मनोज से कहा था कि मैं तुम्हें एक पेंटिंग बना के दूंगा। पेंटिंग बना के दूंगा 15 मार्च तक। 1 मार्च को ही सूरज की डेथ हो जाती है। क्या मनोज सूरज के बेटे को बोल सकता है कि तुम पेंटिंग बना के दो? आंसर इज नो। अगर पर्सनल स्किल का केस होता है, पर्सनल स्किल का प्रॉमिस होता है, इन दैट केस प्रॉमिसर की डेथ होने पे अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। ठीक है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी लायबल। ठीक है, तो सपोज मिस्टर सूरज हैज प्रॉमिस टू डिलीवर सम फोटोग्राफ्स टू मिस्टर मनोज अगेंस्ट अ पेमेंट ऑफ 10,000 बट ही डाइज बिफोर दैट डे। लेकिन अगर मान लो सूरज ने कुछ फोटोग्राफ देने का प्रॉमिस किया होता, अभी फोटोग्राफ में तो क्या पर्सनल स्किल है, ठीक है, तो उसके लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोला जा सकता था। ठीक है, विल हिज रिप्रेजेंटेटिव बी बाउंड टू डिलीवर द फोटोग्राफ? जी हाँ, फोटोग्राफ्स के लिए बोला जा सकता था क्योंकि फोटो तो पहले खींच ली है, तभी डिलीवर करना है। ठीक है, क्या फोटो खींचने में तो चलो फिर भी कोई इतना वो नहीं है कि पर्सनल के लिए इन्वॉल्व है, राइट। चलिए, डिसाइड एज पर द प्रोविजंस। आप बोलोगे कि भाई फर्स्ट केस में तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाइंड नहीं किया जाएगा, सेकंड केस में हम कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोनों पार्ट। 7th का पार्ट ए था जो आपका बॉबी वाला और आयुष वाला एग्जाम्पल क्वेश्चन था आपका। अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में बात हुई है। कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशंस बिटवीन पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ अदर। जहां एक पार्टी दूसरे पार्टी को डोमिनेट कर सकती है और इस पोजीशन का फायदा उठा के वो अनफेयर एडवांटेज ले सकती है। ऐसा ही हो रहा था हमारे कॉन्ट्रैक्ट में। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है, इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है उस पार्टी के ऑप्शन पे जिसकी कंसेंट आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो है बॉबी और आयुष का, ये वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ मिस्टर बॉबी, क्योंकि बॉबी की कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से ली थी, एज इट वाज इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस बाय मिस्टर आयुष एंड देयरफॉर मिस्टर बॉबी कैन स्यू मिस्टर आयुष। हमने कहा था कि बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, आपको परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है क्वेश्चन। द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर पार्टीज को या तो खुद काम करना है और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द एक्ट। Promises bind the representative of the promiser in case of death of such promises before performance unless a contrary intention appears from the contract। क्या लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो अलग बात है, वरना जनरली प्रोमिसेस के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी लायबल होते हैं अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाए तो। एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, if it appears from the nature of the case that it was a intention of the party or any contract that any promise contained in it should be performed by promiser himself, तो such promise must be performed by the promiser। क्या लिखा है कि अगर आपको केस देख के लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा मेंशन है कि प्रोमिसर ही काम करेगा, तो प्रोमिसर ही काम करेगा। ठीक है, इन अदर केसेस प्रोमिसर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट भी काम कर सकता है। In terms of provision of section 40, in case where Suraj has to paint a family picture, Manoj cannot ask the legal representative of Suraj to complete the painting, since painting involves the use of personal skill। अब आप यहाँ ऊपर ना पर्सनल स्किल वाला पॉइंट भी लिख सकते थे, इतना घुमा घुमा के लिखा है, आप सीधा सीधा लिख सकते थे कि पर्सनल स्किल के केस में प्रोमिसर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नॉट बी लायबल, कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड ऑन द डेट ऑफ डेथ ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, however, in terms of the provision of section 37, in case where Mr. Suraj has promised to deliver some photographs to Mr. Manoj, here the legal representative shall be bound to deliver the photographs। क्लियर है? उसने बोला था फोटोग्राफ डिलीवर करूंगा, तो फोटो खींच ली होगी तभी तो डिलीवर करेगा ना, सिर्फ डिलीवरी बाकी थी, फोटो खींचनी बाकी नहीं थी, समझ रहे हो? तो डिलीवरी बाकी थी, इसमें कौन सा पर्सनल स्किल, तो इसके लिए आप बोल सकते हो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, डायरेक्ट क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक्सप्लेन द टर्म क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बताना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करेंगे क्योंकि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक पूछा है, केसेस नहीं पूछा। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट आर जस्ट लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये लॉ से क्रिएट होते हैं, पार्टीज के ऑफर और एक्सेप्टेंस से नहीं होते। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, और ये इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस पे बेस्ड होता है। ये सारी बातें आप लिख देंगे। फीचर्स आप बता देंगे कि जो
क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें पार्टीज अपने आप एंटर नहीं होती हैं, लॉ एंटर कराता है, लॉ ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है। और यही वाली बात आप फिर कैरेक्टरिस्टिक में भी लिख देंगे, इट इज़ बेस्ड ऑन गुड कंसाइंस, इक्विटी और ये जस्टिस, ये सारी बातें आप मेंशन कर देंगे, राइट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का एक और फीचर है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी को एक पर्सन पे ही राइट मिलता है, पूरी दुनिया पे राइट नहीं मिलता। सपोज अगर मेरा पर्स गुम हो गया था, किसी पर्सन को मिलता है, फाइंडर को, तो मेरा उस पर्सन पे ही तो राइट है कि पूरी दुनिया पे राइट है, नहीं ना। इसलिए ये भी एक पॉइंट है। आइए देखते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ऑब्लिगेशन रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट। कैसे ऑब्लिगेशन होते हैं, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वैसे ही। इम्पोज्ड बाय लॉ, लेकिन इम्पोज कौन कर रहा है, लॉ कर रहा है। ऑल्दो द पार्टीज हैव नेवर एंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज ने कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया, फिर भी ऑब्लिगेशंस है। सच ऑब्लिगेशंस आर नोन एज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सच कॉन्ट्रैक्ट रिजेंबल्स अ कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज रिजल्ट और इफेक्ट इज कंसर्न। अगर रिजल्ट की बात करें, इफेक्ट की बात करें, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही होते हैं, पर फॉर्मेशन की बात करें तो बिल्कुल भी कॉन्ट्रैक्ट जैसे नहीं होते हैं। These contracts are based on the doctrine that a person shall not be allowed to enrich himself unjustly at the expense of other. ये कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के ऊपर अनफेयर बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। सेलेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये अग्रीमेंट से नहीं आता है, लॉ से आता है। इसमें ड्यूटी होती है, प्रॉमिस नहीं किया किसी ने एक दूसरे को। थर्ड है, द राइट इज ऑलवेज अ राइट टू मनी एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी। इसमें क्या राइट मिलता है, इसमें राइट टू मनी मिलता है, ठीक है। और एंड जनरली दो नॉट ऑलवेज टू अ लिक्विडेटेड सम ऑफ मनी मीन्स अगर आप एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी कैलकुलेट नहीं कर सकते हो तो यू कैन गो फॉर एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है। फोर्थ लिखा है, सच अ राइट इज अवेलेबल अगेंस्ट स्पेसिफिक पर्सन एंड नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिफ्थ है, अ सूट फॉर इट्स ब्रीच में बी फाइल्ड इन द सेम वे एज इन केस ऑफ अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है कि भाई जैसा एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा जाता है तो एक पार्टी को राइट मिलता है कि आप केस कर सकते हो, ऐसे इसमें भी भले पार्टीज ने एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है पर कॉन्ट्रैक्ट वाली ही सारी बातें हैं, तो अगर क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी ब्रीच करती है तो दूसरी पार्टी स्यू कर सकती है नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह, राइट। तो सारी बातें क्लियर हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे बेटा एक बार। प्रकाश एक स्वीट शॉप पे जाता है और बोलता है कि मुझे 1 kg ऑफ बर्फी चाहिए, अगर बर्फी फ्रेश है तो सेलर कहता है कि सर सारी स्वीट्स बिल्कुल फ्रेश हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं। प्रकाश अग्री करता है बाय करने के लिए ऑन द कंडीशन कि पहले वो टेस्ट करेगा 1 पीस, तो सेल ऑन सैंपल बेसिस है ना, ताकि वो चेक कर पाए क्वालिटी को। द सेलर गिव्स हिम 1 पीस टू टेस्ट। प्रकाश ऑन फाइंडिंग द क्वालिटी इज गुड आस्क्ड द सेलर टू पैक। प्रकाश ने देखा कि ठीक है, टेस्ट करके देखा उसे सही था, तो उसने बोला सेलर पैक कर दो। ऑन रीचिंग द हाउस, घर जाके देखा तो प्रकाश को पता चला दैट बर्फी इज स्टेल, बासी है, ये तो पुरानी है, एंड नॉट फ्रेश व्हाइल द पीस टेस्टेड वाज फ्रेश। उसे पता लगता है कि जो मैंने पीस खाया था वो फ्रेश था, ये फ्रेश नहीं है। नाउ प्रकाश वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। बताओ कर सकता है क्या? यस एब्सोल्युटली। क्यों? ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू सैंपल। भाई ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू सैंपल में क्या लिखा था कि आपका सैंपल मैच होना चाहिए लॉट से, राइट। यहाँ पे जो बल्क लेके गया है जो बायर प्रकाश, वो तो मैच ही नहीं हो रहा सैंपल से, हेंस ही कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ प्रकाश डज नॉट टेस्ट द स्वीट्स? अब बताओ अगर उसने टेस्ट ना किया होता पहले तो क्या आंसर आपका अलग होता? जी नहीं, तब भी हमारा आंसर सेम होता। क्यों? क्योंकि उसने डिस्क्रिप्शन तो दिया था ना कि अगर बर्फी फ्रेश है तो ही मैं खरीदूंगा। टेस्ट भले ही नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन तो दिया ना, तो डिस्क्रिप्शन से भी तो मैच होनी चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट में डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों लिख सकते हो, यहाँ तो दोनों से ही मैच नहीं हो रही थी। और सेकंड वाले पॉइंट में आप लिख दो कि क्या हुआ, उसने सैंपल टेस्ट नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन तो दिया था ना, तो डिस्क्रिप्शन से मैच होनी चाहिए, ये तो डिस्क्रिप्शन से भी मैच नहीं हो रही है। इन दैट केस ऑल्सो इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड प्रकाश कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? आइए, बाय वर्च्यू ऑफ provisions of section 17 of Sale of Goods Act 1930, in case
A contract, in case of a contract for sale by sample, there is implied condition that bulk shall correspond with the sample in quality, or buyer shall have reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample. And description का भी लिखा है, according to section 15, when there is a contract for sale of goods by description, there is implied condition that goods shall correspond with description. If goods do not correspond with description, या implied condition, buyer can avoid the contract. He can reject the goods, cancel the goods, right? So in the first case, in the instant case, sale of sweet is sale by sample and quality of bulk does not correspond with quality of sample. Hence, Prakash can return the sweets, yet avoid the contract. In the second case, there is a sale as to description, even though there is no sale as to sample. Sale as to description तो है ना, description तो दिया था ना, fresh होनी चाहिए. ये तो fresh वाली description से भी match नहीं हो रही है. Still he can avoid the contract. In the other case, the sale of sweet is the case of sale by description, and the quality of goods does not correspond description. Hence the answer will be same. Prakash can return the sweets and avoid the contract. Avoid का मतलब होता है treat the contract as void या फिर cancel the contract. Clear है? तो easy question था sale of आपका unit number 2 condition and warranties के ऊपर. Next आप देखो, आकांश purchased a TV set from Arvind. आकांश ने एक टीवी सेट खरीदा है अरविंद से. अरविंद कौन है? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक. ओह ओके. On the condition that first 3 days he check its quality and if satisfied he will pay for that, otherwise he will return the TV set. यहीं से हमें पता चल गया बेटा it is sale on approval basis. ठीक है. On the second day the television set was spoiled due to earthquake. कितने दिन का टाइम लिया था? 3 दिन का. सेकेंड डे पे ही टीवी सेट डिस्ट्रॉय हो गया. नाउ अरविंद इज आस्किंग फॉर द प्राइस. अरविंद कह रहा है कि मुझे टीवी के पैसे दो. अब आप बताओ वेदर आकांश इज लायबल टू पे द प्राइस एंड हु विल अल्टीमेटली बियर द लॉस. बेटा इन केस ऑफ सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ओनरशिप तभी पास होती है या तो बायर ने बोल दिया हो, बता दिया हो, या इन किसी भी तरीके से सेलर को ये इन्फॉर्म कर दिया हो कि हाँ मैं गुड्स एक्सेप्ट कर रहा हूँ, या फिर जितना टाइम दिया गया था अप्रूवल के लिए वो टाइम निकल गया हो, या फिर गुड्स के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे हमें देख के लग रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो ओनरशिप तो बायर के पास नहीं गई है. ओनरशिप अभी भी सेलर की है और जिसकी ओनरशिप उसी का रिस्क. तो जिसकी ओनरशिप मतलब अरविंद की ओनरशिप थी तो रिस्क भी अरविंद का. अरविंद आकांश से प्राइस नहीं मांग सकता. ठीक है, जो नुकसान हुआ है अरविंद को ही बियर करना पड़ेगा. क्लियर है? देखते हैं. आपको पहले सेल ऑन अप्रूवल बेसिस के सारे पॉइंट्स लिखने हैं जैसा हमने डिस्कस किया. फिर बताना है कि भाई यहाँ पे तो ओनरशिप पास ही नहीं हुई क्योंकि इनमें से कोई भी पॉइंट कवर नहीं हो रहा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अगेन आई एम रिपीटिंग, बेटा सेक्शन नहीं याद हो रहा है तो छोड़ दो, गलत मत लिखना. लेकिन व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर और अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, या और भी कोई एसएसआई टर्म्स है. ऑन अप्रूवल मतलब अप्रूवल दोगे तो रख लेना वरना वापस कर देना, या फिर ऑन सेल और रिटर्न या तो वापस रख लो, वापस कर देना, नहीं तो सेल मान ली जाएगी, अपने पास रखना. प्रॉपर्टी ओनरशिप कब पास होती है बायर को? व्हेन ही सिग्निफाइज हिज अप्रूवल. अगर अपनी एक्सेप्टेंस को सिग्निफाई कर दे, शो कर दे, कम्युनिकेट कर दे, या फिर वो ऐसा कुछ करे व्हेन ही डज एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग द ट्रांजैक्शन, या कुछ ऐसा करे जिससे लगे कि हाँ ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर रहा है, या फिर टाइम निकल जाए वो अप्रूवल को सिग्निफाई ना करे और गुड्स को रख के बैठा है. ठीक है, तो इनमें से तो कुछ नहीं हुआ. ना तो उसने हाँ बोला, ना ही उसने गुड्स को सेल या प्लेज कुछ किया, और ना ही टाइम अभी निकला है, तो अभी ओनरशिप तो गई नहीं है बायर के पास. Further, as per section 8, when there is an agreement to sell specific goods and subsequently the goods without any fault on the part of seller or buyer perishes. Section 8 कहता है कि अगर agreement to sell किया है, ओनरशिप बाद में जाएगी, पर अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो रिस्क किसका होगा? रिस्क किसका होगा बताओ? सेलर का. ठीक है, एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा तो सारा नुकसान सेलर बियर करेगा. अकॉर्डिंग टू अबव प्रोविजन एंड फैक्ट द प्रॉपर्टी इज नॉट येट पास टू आकांश, that is buyer, and no condition of section 24 is satisfied. Hence risk has not passed to the buyer and the agreement is thereby avoided. यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, risk prima facie passes with ownership, उसका प्रोविजन भी लिख सकते हो. हालांकि मैं कहूँगी लिखना चाहिए. आकांश is not liable to pay the price, so finally the loss will be borne by seller, that is Mr. Arvind. I think इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. ठीक है, मेरे हिसाब से ये वाले पैराग्राफ की जगह आप वो वाला लिख सकते हो, रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद ओनरशिप. क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 11, ये भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का है, ये हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक का ही है.
मिस्टर अरुण कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल हिज स्विफ्ट कार टू मिस्टर निखिल। अरुण ने कॉन्ट्रैक्ट किया है निखिल के साथ कि वो उसे स्विफ्ट कार बेचेगा, लेकिन दोनों ने प्राइस ही डिस्कस नहीं किया। बोथ मिस्ड टू डिस्कस द प्राइस। Later on, Mr. Arun refused to sell his Swift car to Mr. Nikhil on the ground that agreement was void because they were uncertain about the price. अरुण ने निखिल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो स्विफ्ट कार बेचेगा। बाद में अरुण मना कर रहा है कि मैं तुम्हें कार नहीं बेच रहा बिकॉज ये अग्रीमेंट हमारे बीच में जो है वॉइड है क्योंकि इसमें प्राइस ही नहीं है। डज निखिल हैव एनी राइट अगेंस्ट दी मिस्टर अरुण अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? यस। इवन तो प्राइस डिस्कस नहीं हुआ है तो रीजनेबल प्राइस जाएगा, ठीक है, पर इस बेसिस पे कि प्राइस डिस्कस नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अवॉइडेड। आइए देखते हैं। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, प्राइस इज द कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स। प्राइस का मीनिंग बता दोगे आप और ये बता दोगे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्राइस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन फिक्स इट इन द कॉन्ट्रैक्ट और मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर देयर बाय अग्रीड, या फिर आप अग्री कर सकते हो कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे, और मे बी डिटरमाइंड बाय कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज। या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम काम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे प्राइस डिसाइड कर लेंगे। इवन दो बोथ द पार्टीज, ये वाली लाइन देखो जो मैंने बोली थी आपको, इवन दो बोथ द पार्टीज मिस्ड डिस्कसिंग द प्राइस ऑफ द कार, it will still be a valid contract rather than being uncertain and void. The buyer shall pay a reasonable price. ठीक है, तो अब आप बताओ निखिल के पास क्या राइट है, बायर के पास क्या राइट है? बायर कैन डिमांड फॉर कार, he will have to pay reasonable price. ठीक है, in the given case Mr. Arun and Mr. Nikhil have entered into a contract for the sale of car but they did not fix the price. ये इन्होंने फैक्ट बता दिए। Mr. A रिफ्यूज करना चाह रहा है कार को सेल करने के लिए, सारी बातें। Mr. Nikhil, फाइनल आंसर इज Mr. Nikhil can legally demand the car from Mr. Arun and Mr. Arun can recover reasonable price of car from Nikhil. Clear? Just because price discuss नहीं हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। Mr. Shankar sold 1000 kgs wheat to Mr. Ganesh on credit for 3 months. शंकर ने गणेश को 1000 किलो वीट सेल किया है 3 महीने के उधार पे। वीट डिलीवर होगा 10 दिन के बाद, कॉन्ट्रैक्ट आज हुआ है 10 दिन के बाद वीट डिलीवर होगा, पेमेंट होगी 3 महीने बाद। आफ्टर 5 days ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर शंकर सीक्रेटली इन्फॉर्म्ड हिम दैट गणेश में डिफॉल्ट इन पेमेंट। कॉन्ट्रैक्ट हुए भी 5 दिन हुए थे कि शंकर के फ्रेंड ने बोला कि भाई गणेश जो है ना वो डिफॉल्ट करेगा, देखना मैं जानता हूं उसको। On the information of friend, Mr. Shankar applied the right of lien and withheld the delivery. अभी शंकर को पता लग गया था कि गणेश पेमेंट नहीं करने वाला है, तो उसने क्या किया, राइट टू लीन एक्सरसाइज कर लिया। अब आप बताओ, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, वेदर मिस्टर शंकर वाज राइट इन हिज डिसीजन, क्या वो राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता था? बेसिकली ये आपसे जानना चाहते हैं। दूसरा, क्या आपका आंसर क्या होता अगर गणेश इंसॉल्वेंट हो जाता? तो फर्स्ट केस में बेटा देखो, राइट ऑफ लीन कब लग सकता है? या तो विदाउट उधार सामान सेल हुआ हो, यहाँ तो उधार पे हुआ है, या फिर उधार का टाइम पीरियड निकल जाए, यहाँ वो भी नहीं हुआ है ना। अभी तो कॉन्ट्रैक्ट हुए 5 ही दिन हुए थे, 3 महीने का टाइम पीरियड था। ठीक है, तो ना तो हमने बिना उधार के सामान बेचा है, ना ही अभी उधार का टाइम पीरियड निकला है, और ना ही केस नंबर 1 के हिसाब से अभी बायर इंसॉल्वेंट हुआ है। तो क्या शंकर के पास लीन का राइट आया है? नहीं। तो शंकर जो लीन एक्सरसाइज कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर गणेश इंसॉल्वेंट हो जाता फिर वो लीन एक्सरसाइज कर सकता था, क्योंकि फिर थर्ड कंडीशन पूरी हो जाती। क्लियर है? आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। अभी अनपेड सेलर किसको कहते हैं, पहले उसके बारे में बता दो। द होल ऑफ प्राइस हैज नॉट बीन पेड, अगर पूरा प्राइस अनपेड सेलर तक अभी नहीं सेलर तक नहीं पहुंचा है तो वो अनपेड सेलर होता है। या फिर हमने सेलर को बिल ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल दिया था पर वो डिसऑनर हो गया तो भी सेलर अनपेड होता है। ठीक है, अनलेस दिस पेमेंट वाज एन एब्सोल्यूट एंड नॉट अ कंडीशनल पेमेंट। ठीक है, ये पॉइंट कब एप्लीकेबल होगा, जब पेमेंट एब्सोल्यूट है, कंडीशनल नहीं है। अब यही सेक्शन 47 आपको बताता है अबाउट सेलर्स राइट ऑफ लीन। लीन मतलब कब्जा करने का राइट। An unpaid seller can exercise the lien or retain the possession of the goods and refusal to deliver them to the buyer until the price due respect of them is paid or tendered.
क्या लिखा है कि भाई अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है, गुड्स पे कब्जा कर सकता है, गुड्स को अपने कंट्रोल में रख सकता है जब तक उसे उसका पेमेंट ना मिल जाए। पर ये फॉलोइंग केसेस में ही होगा सिर्फ। कब? या तो गुड्स विदाउट क्रेडिट बिके हैं, जैसे कैश सेल पे बिके हैं, तो ये भी हमारा केस नहीं है। दूसरा, गुड्स बिके तो क्रेडिट पे हैं पर क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया है, हमारे केस में तो 3 मंथ का क्रेडिट पीरियड था, वो तो एक्सपायर नहीं हुआ है। या फिर अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, फर्स्ट केस में तो वो भी नहीं हुआ है। तो वही लिखा है, फिर नीचे फैक्ट ऑफ द केस लिखे हैं कि गणेश ने परचेज किया है 1000 kg, और ये सारी बातें लिखी हैं जो क्वेश्चन में थी। फिर आपको बोला है ऑन द बेसिस ऑफ ऊपर लिखा प्रोविजन एंड फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट इवन मिस्टर गणेश वॉज एन अनपेड सेलर। भाई सेलर तो अनपेड था, मानते हैं, ठीक है। Until the term of credit has expired, Mr. Shankar had to perform his promise of supplying 1000 kgs of wheat. क्या लिखा है कि मिस्टर शंकर लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, राइट, कैन नॉट एक्सरसाइज लीन। उसे सप्लाई करना पड़ेगा भले ही अभी पेमेंट नहीं हुई है तब भी, क्योंकि अभी लीन का राइट नहीं आया है। लीन का राइट कब आता है? जब आपके क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो जाए तब। दूसरा, अगर मिस्टर गणेश इंसॉल्वेंट हो जाते बेटा तो थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल हो जाती, थर्ड केस में हम फॉलो जाते, तब बाय डिफॉल्ट जो सेलर है वो लीन एक्सरसाइज कर सकता था। in case Mr. Ganesh became insolvent before delivery of wheat, Mr. Shankar had the right to apply the lien and could withhold, मतलब रोक सकता है डिलीवरी को। समझ गए? तो फर्स्ट केस में कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई है तो जो मिस्टर शंकर है वो लीन एक्सरसाइज नहीं कर सकता है। सेकंड केस में ये थर्ड कंडीशन पूरी हो गई है, इसीलिए जो मिस्टर शंकर है वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। ध्यान से सुनेंगे। मोनी एंड टोनी दो पार्टनर्स हैं फर्म में। फर्म का नाम है मोटो एंड कंपनी। मो मीन्स मोनी एंड टो मीन्स टोनी। They admitted Sony as a partner in the firm and he is actively engaged in day-to-day activities of the firm. ठीक है, he is an active partner. There is a tradition in the firm that all active partners will get monthly remuneration of 20,000, but no express agreement was there. अभी क्या है, फर्म का ना ट्रेडिशन है, रिवाज है कि हर एक्टिव पार्टनर को 20,000 का रेम्यूनरेशन मिलता ही है पर मंथ। पर हाँ, एडमिशन ऑफ सोनी, आफ्टर एडमिशन ऑफ सोनी इन द फर्म, Mooney and Tony continued getting salary from the firm, but no salary was given to Sony. अभी क्या हुआ, सोनी के एडमिशन के बाद मोनी और टोनी को तो रेम्यूनरेशन मिल रहा था पर सोनी को नहीं मिल रहा था। सोनी ने कहा मुझे भी मेरा रेम्यूनरेशन चाहिए, पर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने डिनाई कर दिया बाय सेइंग दैट देयर वाज नो एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग पार्टनर कहने लगे अरे एग्रीमेंट तो है ही नहीं इसके बारे में, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। वेदर अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट सोनी कैन क्लेम रेम्यूनरेशन, बताइए आप। यस, अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा लेकिन पार्टनर का मतलब फर्म का ट्रेडिशन है तो भाई जो सब बात पार्टनर्स को मिलता है वो न्यू पार्टनर को भी मिलेगा। ठीक है, अगर फर्म का ट्रेडिशन है कि सैलरी मिलती है तो नए पार्टनर का भी पूरा राइट उस पर बनता है। क्लियर? तो इसमें आपको क्या बताना है, पहली बात तो ये बतानी है कि नॉर्मल केसेस में अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा तो आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे पर हाँ अगर फर्म का ट्रेडिशन है कि रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए तो पार्टनर कैन क्लेम रेम्यूनरेशन, राइट। आइए, बाय वर्च्यू ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 13 सबसेक्शन ए ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव रेम्यूनरेशन। वैसे तो पार्टनर को कोई राइट नहीं है, एंटाइटल मतलब राइट नहीं है रेम्यूनरेशन लेने का क्योंकि वो बिजनेस चला रहा है इसीलिए। बट दिस रूल कैन ऑलवेज बी वैरिड बाय एन एक्सप्रेस अग्रीमेंट, पर आप अग्रीमेंट में लिख के इसको चेंज कर सकते हो या फिर कोर्स ऑफ डीलिंग्स से पता लग सकता है कि भाई हाँ ऐसा होता है। इन विच इवेंट द पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, जिससे क्या होगा पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिल जाएगा। Thus, a partner can claim remuneration even in the absence of contract when such remuneration is payable under the continued usage of the firm. वो ये कह रहे हैं कि अगर अग्रीमेंट में नहीं लिखा ना तब भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन मिलेगा अगर पार्टनर पार्टनरशिप में कॉन्टिन्यूअस यूसेज में, मतलब ये ट्रेडिशन है फर्म का, यूसेज मतलब ट्रेडिशन कि वो रेम्यूनरेशन देती है। इन अदर वर्ड्स, वेयर इट इज कस्टमरी, कस्टम है, रिवाज है, to pay remuneration to a partner for conducting the business of the firm, he can claim it even in the absence of contract for the payment of same. अगर रिवाज है कि पार्टनर जो काम कर रहा है उसके बदले में रेम्यूनरेशन मिलेगा तो पार्टनर क्लेम कर सकता है भले ही कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा। इन द गिवन प्रॉब्लम, इन द गिवन सिचुएशन, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो थे मोनी टोनी, दे वर गेटिंग अ रेगुलर मंथली रेम्यूनरेशन, उन्हें तो मिल रहा था रेम्यूनरेशन फ्रॉम द फर्म कस्टमरली,
उनका भी एग्रीमेंट नहीं था, उन्हें भी कस्टम की वजह से मिल रहा था क्योंकि वो वर्किंग पार्टनर्स थे। एज सोनी वॉज ऑल्सो एडमिटेड एज वर्किंग पार्टनर, क्योंकि सोनी भी एक्टिव पार्टनर वर्किंग पार्टनर की तरह आया था, ही इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू गेट रेम्यूनरेशन लाइक एनी अदर पार्टनर्स। क्लियर? तो जनरल रूल इज कि आपको कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। स्पेसिफिक रूल आ जाता है कि पार्टनरशिप में अग्रीमेंट में लिखा है तो मिलेगा, लेकिन हाँ अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में नहीं लिखा लेकिन फर्म का प्रचलन है, चलन है, ट्रेडिशन है कि वो रेम्यूनरेशन देती है तो पार्टनर्स क्लेम कर सकते हैं। राइट? तो लिख लेंगे आप इसको। मूव करते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट देखते हैं हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मिस्टर राम एंड रहीम आर वर्किंग एज टीचर्स। राम और रहीम दो लोग थे जो टीचर की तरह काम कर रहे थे इन ईश्वरचंद विद्यासागर हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे। दे जॉइंटली परचेज्ड अ फ्लैट। उन्होंने मिलकर एक फ्लैट खरीदा जो उन्होंने रेंट पे दे दिया मिस्टर जॉन को। इट वॉज डिसाइडेड बिटवीन लैंडलॉर्ड्स। कौन थे लैंडलॉर्ड्स? राम एंड रहीम। तो राम एंड रहीम ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि जो टेनेंट है, मतलब जो किराएदार है, यानी कि जॉन, तो और मतलब जो मकान मालिक और किराएदार दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि रेंट होगा 10,000 रुपया पर मंथ, इंक्लूडिंग आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल। 10,000 में बिजली का बिल इंक्लूडेड होगा, यानी कि बिजली का बिल जॉन तो पूरे 10,000 देगा, इसमें से बिजली का बिल किसको देना पड़ेगा आगे? राम और रहीम को। द लैंडलॉर्ड्स बाय मिस्टेक डिड नॉट पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर द मंथ ऑफ मार्च। जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो मार्च के महीने का बिजली का बिल भरना भूल गए। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कट द कनेक्शन। इसकी वजह से बिजली डिपार्टमेंट ने कनेक्शन कट कर दिया। मिस्टर जॉन हैज टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 2800 एंड 200 एज अ पेनल्टी। तो मिस्टर जॉन को टोटल 3,000 रुपए पे करने पड़ गए to resume the electricity connection. Mr. John claimed ₹3,000 from Ram, but Mr. Ram replied that he is liable only for 1,500. जॉन ने कहा कि मुझे 3,000 रुपए दो राम, पर राम ने कहा मैं तो सिर्फ 1,500 के लिए लायबल हूँ, बाकी 1,500 आप रहीम से मांगो। Mr. John said that the Ram and Rahim are partners, therefore he can claim full amount from any of the partner. तो जॉन का कहना है कि राम और रहीम आप तो पार्टनर्स हो ना, तो मैं तो किसी एक से भी पैसा मांग सकता हूँ। अब आपको एक्सप्लेन करना है क्या प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप के एक्ट के हिसाब से क्या राम लायबल होगा पूरा अमाउंट पे करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे आपको ये प्रूव करना है क्या राम और रहीम के बीच में पार्टनरशिप है, तो आंसर इज नो, दे आर जस्ट को ओनर्स, दे आर नॉट पार्टनर्स। क्लियर है? पहली बात तो कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, दूसरी बात राम और रहीम सिर्फ प्रॉपर्टी के ओनर्स हैं मिलके, ठीक है ना। राम रहीम के एक्शन के लिए लायबल है, ना रहीम राम के एक्शन के लिए लायबल है। हेंस तो राम सिर्फ अपने 1,500 के लिए लायबल होगा, रहीम वाले 1,500 के लिए लायबल नहीं होगा। क्लियर है? आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। पार्टनरशिप एक रिश्ता होता है लोगों के बीच, जिन लोगों ने डिसाइड किया है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे उस बिजनेस का जो वो कैरी करेंगे। कैरी कोई एक भी कर सकता है या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब एक पार्टनर भी सबके बिहाफ पे काम कर सकता है। फॉर डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप इट मस्ट बी प्रूव्ड। क्या क्या प्रूव करना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए, अग्रीमेंट बिजनेस के लिए होना चाहिए, नहीं था। अग्रीमेंट प्रॉफिट शेयर करने के लिए होना चाहिए, बिजनेस का नहीं, बिजनेस का प्रॉफिट तो वो शेयर नहीं कर रहे थे, वो तो सिर्फ रेंट शेयर कर रहे थे। अब बिजनेस वाज कैरिड आउट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ऐसा भी नहीं था। बेसिकली कह रहा है म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, वो भी नहीं थी। तो इन दिस केस ये सभी रीजंस की वजह से हम ये कहेंगे कि इनके बीच में पार्टनरशिप नहीं है। On the basis of above provision and fact provided in the question, Mr. Ram and Rahim cannot be set under partnership as they are teachers in a school and just purchase a flat jointly. They are just the co-owners. By merely giving the flat on rent, they are not doing business. Another important point. ठीक है, they are just earning the income from the property under their co-ownership. Hence, there is no partnership between them. तो फाइनली डिसीजन क्या होगा कि राम इज लायबल फॉर हिज शेयर ऑफ 1,500 एंड मिस्टर जॉन हैज टू क्लेम रिमेनिंग 1,500 फ्रॉम मिस्टर रहीम। देयरफॉर मिस्टर राम इज लायबल टू पे हिज शेयर ओनली ₹1,500। मिस्टर जॉन हैज टू क्लेम द रेस्ट ऑफ 1,500 फ्रॉम रहीम। आई होप बिल्कुल क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं और फर्म डिसॉल्व हो जाती है ऑन 12 जून। डिसॉल्व मतलब फर्म बंद हो जाती है।
पर पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता। बेटा फर्म डिसॉल्व होने के बाद पब्लिक में नोटिस देना पड़ता है। उसके बाद एक्स ने परचेज करा कुछ गुड्स फर्म के नाम पे फ्रॉम जेड, और जेड को इस बात की कोई खबर नहीं थी कि फर्म बंद हो चुकी है। जेड वॉज इग्नोरेंट, मतलब नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट, एक्स इंसॉल्वेंट हो जाता है और जेड कहता है वाई तुम मुझे अब पैसा दो। अभी आप बताओ कि भाई एक्स और वाई तो अलग अलग हो चुके थे, क्या वाई लायबल होगा? स्टेट विद रीजन वेदर वाई वुड बी लायबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। आंसर इज यस। फर्म का डिसोल्यूशन होने के बाद जब तक नोटिस नहीं दिया जाता है, जब तक पार्टनर्स लायबल रहते हैं। तो एक्स ने अभी नोटिस नहीं दिया गया था, एक्स ने कुछ सामान परचेज करा, उसके बाद वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो वाई विल बी लायबल, क्योंकि जेड को पता ही नहीं था कि ये सब डिसोल्यूशन हो चुका है। क्लियर है? चलिए, बाय वर्च्यू मतलब बाय रीजन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 45 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब डजंट मैटर कि डिसोल्यूशन हो चुका है फर्म का, द पार्टनर्स कंटिन्यू टू बी लायबल एज सच टू थर्ड पार्टीज फॉर एनी एक्ट डन बाय देम एनी ऑफ देम विच वुड हैव बीन एन एक्ट ऑफ द फर्म। क्या लिखा है कि भले डिसोल्यूशन हो गया है पर पार्टनर्स फिर भी लायबल रहते हैं थर्ड पार्टी को, किसी भी पार्टनर के एक्ट के लिए इस तरीके से लायबल रहते हैं जैसे उन्होंने फर्म के लिए एक्ट किया है। इफ डन बिफोर डिसोल्यूशन अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन ऑफ डिसोल्यूशन, जब तक डिसोल्यूशन का पब्लिक नोटिस नहीं दिया जाता, डिसोल्यूशन से पहले काम किया है, इस तरीके से लायबल होते हैं। क्लियर? In the instant case, X and Y were partners in a firm which were dissolved but no public notice was given after dissolution। सारा बेसिकली आपको फैक्ट ऑफ द केस बताया, जो क्वेश्चन में लिखा है वही है। फाइनली आपको यहाँ पे कंक्लूजन बताया है कि फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45, X and Y आर कंटिन्यूइंग लायबल अगेंस्ट द थर्ड पार्टी इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंटिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। एक्स और वाई लायबल रहेंगे थर्ड पार्टीज को, भले डिसोल्यूशन हो गया है क्योंकि अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं किया है। एज इन द गिवन प्रॉब्लम एक्स बिकेम इंसॉल्वेंट देयरफॉर वाई विल बी लायबल। अब एक्स इंसॉल्वेंट हो गया तो अकेला वाई लायबल होगा। क्लियर? तो जेड अपना पैसा वाई से वसूल कर सकता है। अगेन आप देखो यहाँ पे आईसीए ने कैसे आंसर फ्रेम किया है, प्रोविजन, फैक्ट, कंक्लूजन। तो बेटा फॉर्मेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है, हेडिंग लिख दोगे तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर्स हैं पार्टनरशिप फर्म के जो बिजनेस कैरी कर रहे हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट। बी जो एक पार्टनर है जो खुद भी होलसेल डीलर है आयरन बार्स का, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि भाई आप आयरन बार ढूंढना अच्छा सा और अच्छे से क्वालिटी उसकी चेक करके उसके बाद परचेज करना। ठीक है, एज अ होलसेलर बी इज वेल अवेयर ऑफ द मार्केट कंडीशन। अभी बी तो खुद भी आयरन बार में डील करता है तो उसको मार्केट का पता था। करंट मार्केट प्राइस ऑफ आयरन बार इज 350 रुपीज पर केजी। बी ने ऑलरेडी 1000 किलो खरीद के रखा हुआ था। बी ऑलरेडी हैड 1000 kgs ऑफ आयरन बार इन स्टॉक विच इज परचेज बिफोर प्राइस हाइक। उसने पुराने रेट पे खरीद के रखा हुआ था 200 रुपए वाले हिसाब से। तो जो बी के पास सामान था वो 200 रुपए पर केजी वाला था। ही सप्लाइड आयरन बार्स टू द फर्म विदाउट द फर्म रियलाइजिंग द परचेज कॉस्ट। मतलब उसने ये क्या किया कि 200 रुपए किलो वाला जो आयरन बार था ये फर्म को सप्लाई कर दिया। और कितने पे सप्लाई किया? 350 पे। फर्म को ओरिजिनल कॉस्ट नहीं बताई, 350 मार्केट रेट पे सप्लाई किया। Is be liable to pay the firm the extra money he made, or he doesn't have to inform the firm as it is its own business and he has not taken any amount more than the current price. Assume there is no contract between the parties. क्या कह रहे हैं? क्या बी को जो ये 150 रुपीज पर केजी का डिफरेंस है ये फर्म को लौटाना चाहिए या चुप रहना चाहिए? क्योंकि एक्चुअली में तो मार्केट प्राइस से ज्यादा उसने चार्ज किया ही नहीं। आप बताओ। बेटा बताना चाहिए। कोई भी अगर प्रॉफिट कमाता है पार्टनर फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करके तो वो फर्म का बनता है, वो फर्म में अकाउंट फॉर होता है। कभी भी पार्टनर अपने अकाउंट पे फर्म के साथ डील नहीं कर सकता विदाउट इन्फॉर्मिंग द फर्म। ठीक है, आइए। According to section 16 of the Indian Partnership Act, if the partner derives any profit for himself from any transaction of the firm, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है, डिराइव मतलब कमाता है किसी भी फर्म के साथ ट्रांजैक्शन से, और फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी या फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके या फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज करके, फर्म का नाम यूज करके, तो उसे वो सारा प्रॉफिट फर्म को देना होता है।
इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन एनी बिजनेस ऑफ सेम नेचर एज दैट ऑफ कंपीटिंग विद दैट ऑफ फर्म, तो उसका भी पैसा सारा बिजनेस में ही देना पड़ता है। तो दोनों प्रोविजन के हिसाब से देखा जाए तो जो बी है उसको प्रॉफिट फर्म में देना चाहिए। इन द गिवन सिनेरियो बी हैज सोल्ड आयरन बार टू द फर्म एट द करंट प्राइस, लेकिन उसके पास स्टॉक तो 200 रुपए किलो का था। दो ही हैड स्टॉक विद हिम विच शी बॉट फॉर रुपीज INR पर kg, INR 200 per kg, hence he made extra profit of INR 150 per kg. This arises purely out of transaction with the firm. ये तो कहाँ से आया है? फर्म के ट्रांजेक्शन से। Hence B is accountable. It is the duty of the B to the firm for the extra profit earned thereby. मतलब फर्म B को फर्म को पैसा देना होगा 150 रुपया पर kg जो उसने कमाया है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। डायरेक्ट क्वेश्चन, स्टेट द मोड्स बाय विच अ पार्टनर में ट्रांसफर इज इंटरेस्ट। तो ट्रांसफर, इंटरेस्ट ट्रांसफर का जो प्रोविजन था ना उसका क्वेश्चन है। इन फेवर ऑफ अनदर पर्सन अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, व्हाट आर द राइट ऑफ सच ट्रांसफर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्या कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है? यस, पार्टनर सेल कर सकता है अपना इंटरेस्ट, प्लेज कर सकता है, किसी भी तरीके से किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा पर्सन क्या कहलाता है? ट्रांसफरी। क्या ट्रांसफरी के राइट्स होते हैं बताओ? ट्रांसफरी बुक्स ऑफ अकाउंट दे सकता है? नहीं। ट्रांसफरी सिर्फ और सिर्फ पार्टनर का प्रॉफिट का हिस्सा लेगा और कुछ नहीं। पर हाँ, अगर ट्रांसफरी, अगर जो मेन पार्टनर है वो रिटायर हो जाए तो क्या जो ट्रांसफरी है, सपोज XYZ 3 पार्टनर है, वाई ने अपना जो हिस्सा है वो ए को सेल कर दिया। नाउ वाई इज द ट्रांसफरर, ए इज द ट्रांसफरी। क्या वाई ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अबे ए के पास क्या राइट होगा? क्या ए बुक्स देख पाएगा? नहीं। क्या ए को चुपचाप वाई वाला प्रॉफिट लेना पड़ेगा? हाँ। अगर मान लो वाई रिटायर हो जाए तो ए के पास क्या राइट आएगा? क्या ए को अब अकाउंट मिलेगा अपना हिस्सा चेक करने के लिए? हाँ। जो वाई का हिस्सा बनता है वो सब ए को दे दिया जाएगा और अब ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स मांग सकता है अपना हिस्सा चेक करने के लिए। ये सारी बातें आपको लिखनी है। आओ देखते हैं। Section 29 of the Indian Partnership Act 1932 provides that a share in the partnership is transferable just like any other property. आप अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकते हो, बट एज पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। भाई पार्टनरशिप में तो सभी पार्टनर्स का आपस में विश्वास होता है ना। तो जो असाइनी है, जो ट्रांसफरी है, जिसने पार्टनर का इंटरेस्ट खरीदा है बाय सेल, मॉर्गेज और अदरवाइज, उसके सेम राइट पार्टनर जैसे नहीं हो सकते। क्या क्या राइट होते हैं देखो। जब तक पार्टनरशिप चलेगी वो पार्टनर क्या नहीं कर सकता? बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, अकाउंट्स नहीं मांग सकता, इंस्पेक्ट नहीं कर सकता। वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप शेयर ऑफ प्रॉफिट रखेगा और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वो अकाउंट्स को चैलेंज भी नहीं कर सकता कि तुम मुझे गलत प्रॉफिट दिया, ऐसा भी नहीं बोल सकता। हाँ, जब फर्म का डिसोल्यूशन होगा या पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तब ट्रांसफरी को क्या क्या मिलेगा देखो। तब ट्रांसफरी को शेयर ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म मिलेगा जो उस पार्टनर का था जिससे उसने शेयर खरीदा है, मतलब वाई का। और फॉर द पर्पस ऑफ असर्टनिंग द शेयर, अपना शेयर पता लगाने के लिए वो अकाउंट भी मांग सकता है। दूसरी चीज, एक चीज और है कि भाई बिना सारे पार्टनर्स के कंसेंट से ना तो कोई पार्टनर फर्म में आ सकता है और ना ही कोई पार्टनर अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, अनलेस द अदर पार्टनर्स अग्री टू एक्सेप्ट। अभी देखो क्या लिखा है कि जो ट्रांसफर होगा ना वो पार्टनर नहीं बन जाएगा। ठीक है, पर हाँ, अगर मान लो XYZ 3 लोग थे, वाई ने अपना शेयर ट्रांसफर करा टू ए। अभी X और Z चाहे कि ए हमारा पार्टनर बन जाए तो बना सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट ए पार्टनर नहीं बन जाएगा। एट द सेम टाइम द पार्टनर इज नॉट डिबार्ड फ्रॉम ट्रांसफरिंग इंटरेस्ट। ना ही हम वाई को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करने से रोकते हैं। A partner's interest in the partnership can be regarded as an existing interest and tangible property which can be assigned. क्या लिखा है? जो पार्टनर का इंटरेस्ट होता है ना, शेयर होता है फर्म में, वो एक टेंजिबल प्रॉपर्टी की तरह होता है जिसको आप आगे किसी और को बेच सकते हो। तो बेसिकली ये वाला पैराग्राफ जो है बाद वाला, इसे आप थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। बाकी सारे ऊपर के पॉइंट्स आपको एज इट इज लिखने पड़ेंगे। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं टुवर्ड्स 18th नंबर ऑफ क्वेश्चन। आपका LLP का क्वेश्चन अब आ गया है। ए एंड बी वर फ्रेंड्स, नाउ दे हैव प्लान्स ऑफ सेटिंग अप अ सुपरमार्केट इन देयर लोकेलिटी। वो लोकेलिटी में अपना सुपरमार्केट खोलना चाहते हैं। अब वो कंफ्यूज है कि हम पार्टनरशिप पे जाएं कि LLP पे जाएं। तो आप एक एडवाइजर की तरह, CA साहब की तरह उन्हें डिफरेंसेस बताओ कि भाई देखो पार्टनरशिप में ऐसा 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 होता है और LLP में ऐसा 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 होता है। अभी आप डिसाइड कर लो।
ठीक है। तो एक एडवाइजर की तरह आपसे वो डिफरेंसेस मांग रहे हैं बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, और जिसमें आप ये हाईलाइट करो कि पार्टनरशिप में क्या कंप्लायंसेस है, एलएलपी में क्या कंप्लायंसेस है, क्या पॉजिटिव्स है, क्या नेगेटिव्स है, ये सब बताओ। तो बेसिकली ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी देना है, सिंपल। ठीक है, कहानी की तरह दिख रहा है पर सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसमें। आगे देखते हैं। कंपैरिजन बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप, आपको हमेशा डिफरेंस बिटवीन टेबल के फॉर्म में लिखना है, बेसिस और जिनका डिफरेंस लिखना है उनकी हेडिंग। सबसे पहले एक्ट, एलएलपी का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, पार्टनरशिप फर्म का इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट मानी जाती है, एक अलग पहचान है इसकी लॉ की नज़र में। पार्टनरशिप फर्म की कोई अलग पहचान नहीं होती, इट इज़ नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? बॉडी कॉर्पोरेट में आती है कंपनी इंडिया वाली, कंपनी फॉरेन वाली, एलएलपी इंडिया वाली और एलएलपी फॉरेन वाली, बस ये आते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी, एलएलपी की अलग पहचान होती है, मैंने कहा था पार्टनरशिप की नहीं अलग पहचान होती। क्रिएशन, एलएलपी को एक प्रोसेस से क्रिएट किया जाता है, प्रोसीजर है पूरा रजिस्ट्रेशन का, और पार्टनरशिप अग्रीमेंट से क्रिएट होती है, एक अग्रीमेंट आपको बनाना है और पार्टनरशिप डन है। ठीक है, रजिस्टर कराओगे तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। आगे ये लिखा है एलएलपी का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, बनती है रजिस्टर करके है, और एलएलपी का ना जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो उसकी एक अलग पहचान हो जाती है, तो आप एलएलपी को स्यू कर सकते हो। ठीक है, और एलएलपी अपने नाम से किसी को भी स्यू कर सकती है, केस कर सकती है। पर पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी होता है, जरूरी नहीं होता। आपने एग्रीमेंट कर लिया, अब जरूरी नहीं आप रजिस्टर कराओ, और सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ही स्यू कर सकती है। अगर आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया तो ना आप स्यू कर सकते हो, पर आपको कोई स्यू कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो वो स्यू भी कर सकती है, और स्यू उसे कोई कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो स्यू नहीं कर सकती, पर कोई उस पे केस तो तब भी कर सकता है। क्लियर? परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या पार्टनर्स या मेंबर्स से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एंटिटी पे, उसकी एग्जिस्टेंस पे फर्क पड़ता है? तो एलएलपी में है नहीं। एलएलपी के पार्टनर्स अगर आ जाएं, चले जाएं, डेथ हो जाए, कुछ भी हो जाए, एलएलपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पार्टनरशिप में डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इन सब का फर्क पड़ता है। फर्म चाहे तो डिसॉल्व भी हो सकती है। पार्टनरशिप की कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होती। क्लियर? तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो ऐसे हम लोग एडवाइस कर देंगे अपने क्लाइंट को कि देखो ये पार्टनरशिप का, ये एलएलपी का, अब आप देख लो आपको क्या सूट करता है। क्लियर? अभी आप देखो 6 पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। अगर क्वेश्चन आता है, आपका क्वेश्चन वैसे 6 या 7 मार्क्स का ही आएगा। 6 मार्क्स का आएगा 6 पॉइंट लिख दो, 7 का आएगा 7 पॉइंट लिख दो। क्लियर? इस तरीके से आपको यहाँ पे करके चलना है। मेरा ये मानना है कि आप अगर आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है तो आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख के चलेंगे यहाँ पे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, कंपनीज एक्ट 2013 से। क्वेश्चन 19 देखेंगे, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस से आप इसको पढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 कह रहा है मिस्टर ध्रुव अपॉइंट किए गए थे एज एम्प्लॉय ऑफ सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड। बच्चों ये भी पीपी बुक का क्वेश्चन है, इनफैक्ट मैंने और क्वेश्चन नहीं बताए, मोस्टली क्वेश्चन हमारे पीपी बुक से ही हैं। तो मिस्टर ध्रुव अपॉइंट हुए थे सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के एम्प्लॉय की तरीके से, और शर्त ये थी ऑन द कंडीशन दैट इफ ही वर टू लीव हिज एम्प्लॉयमेंट, जब वो अपनी जॉब छोड़ेंगे, ही विल नॉट सॉलिसिट मतलब अट्रैक्ट द कस्टमर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, कुछ टाइम के बाद उन्हें फर्म से निकाल दिया गया। उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करा अंडर प्रोप्राइटरशिप एंड अंडरकट सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड प्राइजेस, मतलब उन्होंने सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के प्राइजेस से अपने प्राइजेस कम रखे। अब क्या मतलब है इसका? वो तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो अभी मिस्टर ध्रुव का ना एक लीगल कंसल्टेंट था, उन्होंने एडवाइस किया कि देखो आप जो ये काम कर रहे हो ना, ये प्रोप्राइटरशिप में मत करो। ठीक है, ऑन द लीगल एडवाइस फ्रॉम हिज लीगल कंसल्टेंट एंड टू रिफ्रेन फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्यों कहा उसने कि आप प्रोप्राइटरशिप में मत करो? क्योंकि आपने तो अग्रीमेंट साइन किया है सनमून के साथ कि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करोगे। अब आप ऐसा करोगे तो साफ साफ दिख रहा है कस्टमर अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस हो जाएगा। एक काम करो, कंपनी बनाओ। तो ध्रुव ने क्या किया, एक कंपनी बनाई 7 स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, और उस कंपनी में अपनी वाइफ को और फ्रेंड को सोल शेयर होल्डर्स बना दिया, खुद नहीं बने। तो ध्रुव की तो एक प्रोप्राइटरशिप फर्म चल रही थी,
एक कंपनी बनाई जिसमें वाइफ और फ्रेंड शेयर होल्डर्स थे। अब वाइफ और फ्रेंड की जो कंपनी थी ना 7 स्टार्स, उसने ध्रुव के बिजनेस को टेक ओवर कर लिया। दे टेक ओवर द ध्रुव्स बिजनेस एंड कंटिन्यूड इट, खरीद लिया मतलब। अब इस सनमून टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड ने केस कर दिया 7 स्टार्स पे कि तुमने तो ये तो ध्रुव की ही कंपनी है और ध्रुव ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो तो मेरे कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, ये तो कर रहा है। 7 स्टार्स प्राइवेट लिमिटेड आर्ग्यूड कि कॉन्ट्रैक्ट तो आपके और ध्रुव के बीच में हुआ था, ठीक है, हम तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम तो अलग है, हम अलग ध्रुव अलग। 7 स्टार्स टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड हैज नॉट वायलेटेड द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, हमने कोई एग्रीमेंट नहीं तोड़ा, ध्रुव थोड़ी ना कुछ कर रहा है, कंपनी कर रही है। अब आप बताओ रीजन देके, क्या ध्रुव और 7 स्टार्स अलग अलग हैं? क्या उनकी कॉर्पोरेट फील लिफ्ट होगी या फिर उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी रहेगी? समझते हो आप? अब ये इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है देखो आप, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। एक थे ध्रुव ने सनमून के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था कि जब मैं जॉब छोड़ूंगा तो मैं सॉलिसिट नहीं करूंगा कस्टमर्स को। अभी सनमून ने ध्रुव को निकाल दिया, ध्रुव ने अपना एक प्राइवेट काम स्टार्ट किया प्रोप्राइटरशिप में। फिर ध्रुव को किसी ने समझाया कि प्रोप्राइटरशिप में काम मत करो, आप कंपनी बनाओ। तो ध्रुव ने एक कंपनी बनाई 7 स्टार्स, जिसमें ध्रुव की वाइफ और ध्रुव का फ्रेंड, ये दोनों क्या थे? शेयर होल्डर्स। और ये जो 7 स्टार्स थी, इसने ध्रुव के बिजनेस को खरीद लिया। तो बेसिकली ध्रुव भी इसी में आ गया, बट नाम नहीं लिखा था, ठीक। अभी ध्रुव 7 स्टार्स के नाम से अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ मिलकर काम करने लग गया, जिसमें वो सनमून के लोगों को अट्रैक्ट करता था। तो सनमून ने 7 स्टार्स पे केस कर दिया कि भाई ये तो गलत है, ध्रुव ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो हमारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, पर वो तो कर रहा है। तो 7 स्टार्स ने कहा भैया ध्रुव जाने आप जानो, हम तो सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। तो अब आप बताओ, क्या ध्रुव और 7 स्टार्स अलग है? बेसिकली वो ये पूछना चाहते हैं। आंसर इज नो, वो दोनों अलग नहीं है। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा। सिमिलर केस लॉ है गिलफोर्ड मर्टल लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने, उसमें भी यही हुआ था, ठीक है। जो हॉर्ने था उन्होंने अग्रीमेंट किया था गिलफोर्ड के साथ कि हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, बाद में वो कंपनी बना के कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम केस है, इसलिए सीधा सीधा केस लॉ लग जाएगा। आप बोलोगे कि ध्रुव और कंपनी अलग नहीं मानी जाएगी, जो कंपनी काम कर रही है माना जाएगा ध्रुव ही काम कर रहा है और ध्रुव गलत काम कर रहा है, हेंस ध्रुव को गलत काम करने से रोका जाएगा, ठीक है। It was decided by the court in case of Guilford Motor Limited versus Horne if the company is formed simply as a device to evade legal obligation. कंपनी आपने बनाई है सिर्फ और सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए। Though this is only limited as discrete circumstances, court can pierce the corporate will. हालांकि बहुत ही रेयर होता है ऐसे, पर इन केसेस में कोर्ट जो है वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकती है, पियर्स कर सकती है। जो पर्दा है बिटवीन द कंपनी एंड द ओनर्स, उसको उठा के कंपनी और ओनर्स को एक ही नज़र से देख सकती है। बेसिकली कंपनी के एक्ट के लिए कौन जिम्मेदार माना जाएगा? शेयर होल्डर। इन अदर वर्ड्स, इफ द कंपनी इज मेयर शैम और क्लॉक, द सेपरेट लीगल एंटिटी कैन बी डिसरिगार्डेड। अगर कंपनी जो है वो सिर्फ शैम है, क्लॉक है, सिर्फ एक धोखे के लिए बनाई गई है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी को नज़रअंदाज किया जाएगा। On considering the decision taken in Guilford Motor Limited versus Horne and on the basis of the fact given, it is clear that 7 Stars Private Limited was formed just to evade legal obligation of agreement. Agreement से बचने के लिए बनाई थी बस, ठीक है, जो ध्रुव और सनमून के बीच में था। Hence 7 Stars Timber Private Limited is a sham or a clock and the separate legal entity between Dhruv and 7 Stars should be disregarded. Thus जो 7 Stars Timber Limited है वो सिर्फ शैम है, क्लॉक है, मतलब सिर्फ नकली है, वो असली की नहीं है, मेन काम नहीं है उसका कुछ, वो सिर्फ बनी है लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए। इसलिए हम ध्रुव और 7 स्टार्स का जो सेपरेट लीगल एंटिटी उसे नज़रअंदाज करेंगे। 7 स्टार्स टिम्बर के काम के लिए ध्रुव ही जिम्मेदार माना जाएगा और ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका कंपनीज एक्ट से है। एके प्राइवेट लिमिटेड ने बोरो करे थे 36 करोड़ फ्रॉम बीके फाइनेंस लिमिटेड। तो एके ने बीके से 36 करोड़ का लोन लिया था। मेमोरेंडम में लिखा था, एके के मेमोरेंडम में लिखा था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन 30 करोड़ ही हो सकता है। अब आप बताओ वेदर एके प्राइवेट लिमिटेड इज लायबल टू पे हिज डेट। बेसिकली जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या ये वैलिड है? आंसर इज नो, क्योंकि ये एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप से बाहर है। दिस इज अल्ट्रा वायर्स, और जो ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायर्स होती है वो वॉइड होती है।
बीके लिमिटेड अपना पैसा वसूल करने के लिए एके लिमिटेड को फोर्स नहीं कर सकता। एके लिमिटेड इज नॉट लायबल। क्लियर। अभी आपसे पूछे क्या रेमेडी है। अभी बीके लिमिटेड ना जिस डायरेक्टर ने लोन लिया था ना उसके अगेंस्ट केस कर सकता है या फिर कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर ले सकता है, बस अपना पैसा डायरेक्टली वापस नहीं मांग सकता। कोर्ट में जाके क्या कहेगा कि एके लिमिटेड के डायरेक्टर ने मुझसे गलती से 36 करोड़ का लोन लिया है, तो कृपया आप उन्हें रोके, उन्हें ये 36 करोड़ यूज करने से स्टॉप करें। क्लियर। आइए, दिस केस इज गवर्न बाय डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का डॉक्ट्रीन जो है वो कहता है कि भैया देखो, कोई भी काम जो कंपनी ने बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी काम किया है वो एमओए के स्कोप से बाहर है, तो वो कंप्लीटली वॉइड है। उससे कंपनी बिल्कुल भी बाइंड नहीं होती है। ना कंपनी को आप स्यू कर सकते हैं, ना कंपनी आपको स्यू कर सकती है। दिस इज बिकॉज जो एमओए है वो कंपनी का चार्टर होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है। इट डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर। एमओए स्कोप ऑफ पावर डिफाइन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। कंपनी अपने प्रोविजंस जो उसने एमओए में लिखे उससे बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, कितना ही जरूरी क्यों ना हो। Hence, any agreement ultra virus the company shall be fully null and void. क्या एके प्राइवेट लिमिटेड को पैसा चुकाना पड़ेगा? आंसर इज नो। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल वॉइड है। As per the fact given, AK Private Limited borrowed 36 crore from BK Finance Limited, which is beyond its borrowing power of 30 crore. एमओए में साफ साफ लिखा था 30 करोड़ तक का ही लोन ले सकते हो। और बेटा जो एमओए होता है ना ये पब्लिक को दिखता है, तो आप कंपनी से ट्रांजैक्शन करने से पहले उसका एमओए पढ़ के जाया करो, ताकि पता लग जाए कि भैया 30 करोड़ का ही लोन अलाउड है, यानी कि 36 करोड़ की जो मैं ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है। Hence the contract for borrowing of 36 crore being ultra virus the MOA is void. एके प्राइवेट लिमिटेड को अपना वो पैसा चुकाने की जरूरत नहीं है, तो गलती बीके की है ना, उसे एमओए पढ़ के आना चाहिए था। लीगल पोजीशन क्या अवेलेबल, लीगल रेमेडी क्या अवेलेबल है? In the light of the legal positions explained above, BK Finance Limited cannot enforce the transaction और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं होगी अपना पैसा वापस लेने के लिए। हाँ, पर BK Finance Limited एक्शन ले सकती है डायरेक्टर्स के अगेंस्ट। अभी कंपनी तो इंसान नहीं है ना जो उसने लोन लिया है, लोन तो किसी डायरेक्टर ने लिया है, तो उस डायरेक्टर के अगेंस्ट केस कर सकती है, क्योंकि अब ये पर्सनल लायबिलिटी ऑफ द डायरेक्टर्स हो गई कि जो अमाउंट उसने बोरो किया है वो वापस करे, और उसकी मर्जी है भैया, कंपनी तो नहीं करेगी, डायरेक्टर तो का देखो आप कैसे करना है। बिसाइड्स बीके फाइनेंस लिमिटेड में टेक रिकोर्स टू द रेमेडी बाय मींस ऑफ इंजंक्शन। इंजंक्शन मींस स्टे ऑर्डर। कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं कि देखो जज साहब डायरेक्टर ने मुझसे ऐसे गलत लोन लिया है, तो आप बोलो कि इसको यूज ना करें, कंपनी को ये पैसा यूज करने से रोको, इफ फिजिबल इफ पॉसिबल। हालांकि बहुत कम चांसेस हैं, जज साहब यही कहेंगे कि आप एमओए पढ़ के क्यों नहीं गए, आपकी गलती है, बट फिर भी बीके फाइनेंस लिमिटेड चाहे तो एक बार कोर्ट में ऐसा अपील कर सकता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, अगेन कंपनीज एक्ट का ही है। माइक एलएलसी, ये भी हमारे पीपी बुक का बच्चों, माइक एलएलसी सिंगापुर में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ऑफिस था उनका पुणे में। तो अब आप बताओ एनालाइज करके, क्या माइक एलएलसी फॉरेन कंपनी है? इज इट द फॉरेन कंपनी? ऑल्सो आप फॉरेन कंपनी का मीनिंग देना है। बेटा फॉरेन कंपनी क्या होती है? जो कंपनी फॉरेन में, इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, बनी है और इंडिया में काम कर रही है। तो माइक एलएलसी कंपनी सिंगापुर में बनी है और इंडिया में काम कर रही है, तो फॉरेन कंपनी है, सीधा सीधा। आइए पहले आप वही प्रोविजन बता दो, फॉरेन कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, इट मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, चाहे खुद काम करे, चाहे एजेंट के थ्रू काम करे, चाहे फिजिकली काम करे, चाहे इलेक्ट्रॉनिकली काम करे, चाहे किसी भी मोड में काम करे, बनी बाहर है, काम इंडिया में कर रही है, फॉरेन कंपनी है। और काम बस ऐसा नहीं है कि इंडिया में प्लेस ऑफ बिजनेस है, काम करना बहुत जरूरी है। बने फॉरेन में हो, इंडिया में एक बिल्डिंग बना के छोड़ दी, दैट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। इंडिया में काम कर रहे हो, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तब फॉरेन कंपनी माना जाएगा। तो माइक एलएलसी का तो साफ साफ लिखा है, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, पुणे में है, तो ये फॉरेन कंपनी है। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का क्वेश्चन है बेटा, ये न्यूली ऐड हुआ है, तो बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है आपको। सचिन ने खरीदे थे 1000 kg ऑफ राइस फ्रॉम सौरभ फॉर ₹1,50,000 ऑन 3 months क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार पे, और इस पर्पस के लिए, फॉर दिस पर्पस सचिन ने प्रॉमिसरी नोट दिया था टू सौरभ ऑन द सेम डेट, पेबल आफ्टर 3 months। तो सचिन ने सौरभ से 1000 kg राइस खरीदे और सौरभ को प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया 3 महीने के लिए,
कि 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे यू दिस अमाउंट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी की डेट आई, जिस दिन पेमेंट की डेट आई, प्रॉमिसरी नोट डिसऑनर हो गया। सौरभ ने केस फाइल कर दिया अमाउंट मांगने के लिए, प्लस जो केस वेस की फीस लगी है, जो इतना उसका खर्चा लगा है सब बनाने करने में, इसका सब मांग लिया उसने। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वेदर अमाउंट कुड बी रिकवर्ड बाय सौरभ फ्रॉम सचिन, बताओ क्या सौरभ अपना पैसा रिकवर कर सकता है सचिन से? बताएंगे? आंसर इज यस, सौरभ अपने 1,50,000 रिकवर कर सकता है, वकील का जो खर्चा वो लेना चाहता है वो भी रिकवर कर सकता है, साथ में उसे 18% का इंटरेस्ट भी मिलेगा। लॉ कहता है वो 18% तक का इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है। आइए एक बार हम रीड कर लेते हैं प्रोविजंस में क्या लिखा है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117 यानी कि 117 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द कंपनसेशन पेबल इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ प्रॉमिस, तो बेसिकली डिसऑनर का ये क्वेश्चन है। द कॉम्पनसेशन payable in case of dishonor of promissory note or bill of exchange or check by any party liable to any holder shall be determined by following rules। जो compensation payable है वो कैसे determine होगा? following rules से determine होगा। holder is entitled up to the amount due upon the instrument together with expenses properly incurred in protesting, presenting, noting। क्या होता है कि बिल को प्रेजेंट करने में या इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करने में जो खर्चा आया, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग होता है जब डिसऑनर हो जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स पे स्टैंप लगता है, तो उसमें जो खर्चा है ये सब रिकवर कर सकता है। जब पर्सन दूसरी प्लेस पे रहता है, इंस्ट्रूमेंट दूसरी प्लेस पे पेबल है, वो दूसरी प्लेस पे रहता है, मतलब कंट्रीज का डिफरेंस है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का डिफरेंस भी वो क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है एन endorser who being liable has paid the amount due on the same is entitled to the amounts of paid with interest at 18% per annum from the date of payment until tender or realization thereof। क्या लिखा है देखो, ध्यान से सुनना आप। सपोज ए ने बी को प्रॉमिसरी नोट लिख के दिया, बी ने वो प्रॉमिसरी नोट आगे सी को दे दिया, एंडोर्स कर दिया, सी ड्यू डेट पे पैसा मांग रहा है, ए तो पैसा नहीं दे रहा पर बी पेमेंट कर देता है। जो ये एंडोर्सर है जो पेमेंट कर रहा है, ये ए से रिकवर कर सकता है अपना पूरा अमाउंट टुगेदर विद 18% पर एनम का इंटरेस्ट, राइट। तो वही लिखा है कि अगर एंडोर्सर ने पूरा अमाउंट पे किया है तो ये इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा? जिस दिन बी ने सी को पे किया है उस दिन से लेके जिस दिन बी ए से पैसा रिकवर करेगा उस दिन तक का इंटरेस्ट वो क्लेम कर लेगा, राइट। आइए, एन एंडोर्सर हु बीइंग लायबल हैज पेड द अमाउंट ड्यू ऑन द सेम। एंडोर्सर अब लायबल हो जाता है, जो मेन पर्सन लायबल नहीं है। भाई सी को अगर ए से पैसा नहीं मिला वो तो बी को ही बोलेगा ना, तो अगर उसने पेमेंट कर दिया तो 18% पर एनम के हिसाब से वो ए से पैसा रिकवर कर सकती है टुगेदर विद ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी उसे खर्चा लगा डिसऑनर में। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो सौरभ अपना पैसा क्लेम कर सकता है, प्लस खर्चे जो एडवोकेट वगैरह के फीस वो क्लेम करना चाहता है वो क्लेम कर सकता है, और इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है, राइट। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है आपको। तो वो बिल्कुल अपने पैसे रिकवर कर पाएगा इंटरेस्ट के साथ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। ए ने परचेज की है वॉच बी से और उसने बदले में प्रॉमिसरी नोट दिया है। कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? बेसिकली इट इज अ रिटर्न प्रॉमिस। राइटिंग में हम लिख के प्रॉमिस करते हैं कि मैं अमाउंट पे कर दूंगा। तो ए ने वॉच खरीदी बी से और बदले में प्रॉमिसरी नोट लिख के दे दिया कि ओके मैं पैसा दे दूंगा, विच वॉज पेबल ऑन डिमांड। में जो प्रॉमिसरी नोट था वो पेबल ऑन डिमांड था, बट कोई स्पेसिफिक प्लेस ऑफ पेमेंट उस पर मेंशन नहीं थी। ऑन मेच्योरिटी बी डिड नॉट प्रेजेंट द प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट। अबे प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड था, मतलब जब प्रेजेंट किया, जब बी मांगेगा तब ए को पैसा देना पड़ेगा। ऑन मेच्योरिटी बी डिड नॉट प्रेजेंट द प्रॉमिसरी नोट फॉर पेमेंट। ड्यू डेट आ गई, जिस दिन पेमेंट थी उस दिन की डेट आ गई, पर बी ने प्रेजेंट नहीं किया। एज द प्रॉमिसरी नोट वॉज नॉट ड्यूली प्रेजेंटेड वेदर ए वुड बी डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। अभी बी ने तो प्रेजेंट नहीं किया ए के सामने कि भैया पे करो अमाउंट। क्या ए को पे नहीं करना है क्या अमाउंट? बताओ आप। आंसर इज नहीं, बिल्कुल नहीं। ए को पे करना पड़ेगा। ए डिस्चार्ज नहीं हो गया अपनी लायबिलिटी से। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट था पेबल ऑन डिमांड और इंस्ट्रूमेंट पे कोई प्लेस ही मेंशन नहीं था कहां पे प्रेजेंट करना है। तो बेटा बी कहां प्रेजेंट करता बताओ, है ना। इन दिस केस अगर बी प्रेजेंट नहीं कर पाया है इंस्ट्रूमेंट को, प्रॉमिसरी नोट को, तो भी ए को पेमेंट करनी पेंडिंग रहेगी।
अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है, न्यूली एडेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीआई ने आरटीपी में देख के भी ये बात क्लियर कर दी कि भैया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रेजेंटमेंट, वैसे तो कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना मतलब भैया डॉक्यूमेंट दिखा के बोलो कि लाओ पेमेंट करो, बहुत जरूरी होता है। पर क्लियर किया है स्पेसिफिकली आपको कि अगर प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और कोई प्लेस मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्लेस आपने पेमेंट की डिसाइड नहीं की है, इन दैट केस प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। ठीक है, बाकी केसेस में अगर प्रेजेंटमेंट ना की जाए, इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट ना किया जाए, तो जो पेयर है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, उसे अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर प्रॉमिसरी नोट ऑन डिमांड है और अगर प्लेस प्रॉपर्टी मेंशन नहीं है और वो इंस्ट्रूमेंट अगर प्रेजेंट ना किया जाए, तो जो है ए वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा, तो जो पेमेंट करने वाला था बंदा वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होगा। राइट, आइए देखते हैं। सेक्शन 64 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट प्रोवाइड्स प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड। चेक प्रेजेंट होना, मतलब तीनों चीज प्रेजेंट होना जरूरी है ताकि सामने वाला पेमेंट कर पाए। प्रॉमिसरी नोट के केस में मेकर प्रॉमिस पेमेंट करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टर पेमेंट करता है, चेक में ड्रॉई पेमेंट करता है। ठीक है, तो ये लोग पेमेंट कर पाए, इसके लिए जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट हो बाय और ऑन बिहाफ ऑफ होल्डर। होल्डर खुद भी प्रेजेंट कर सकता है, उसके बिहाफ पे कोई और भी प्रेजेंट कर सकता है। इन डिफॉल्ट ऑफ सच प्रेजेंटमेंट, अगर प्रेजेंटमेंट नहीं हुई तो अदर पार्टी लायबल नहीं होगी। और फिर बताया है कि प्रोवाइडेड दैट, जहां पे प्रॉमिसरी नोट पेबल ऑन डिमांड है और वो नॉट पेबल एट अ स्पेसिफाइड प्लेस है, प्लेस मेंशन नहीं है, तो प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है। On the basis of above law provision and fact of the case, although non-presentment of promissory note normally तो डिस्चार्ज कर देती है मेकर को अपनी लायबिलिटी से, पर इस केस में हमने ये केस एक्सेप्शन में कवर होता है, हेंस ए डिस्चार्ज नहीं होगा, वो लायबल रहेगा इवन दो बी ने प्रेजेंटमेंट नहीं किया है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आईसीआई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि जो न्यूली एडेड टॉपिक है, न्यूली एडेड चैप्टर्स में, चैप्टर तो न्यूली एडेड है ही, आपका इंटर से फाउंडेशन में आया था, साथ के साथ कुछ टॉपिक्स इसमें नए ऐड हुए हैं जो पहले इंटर में भी नहीं थे, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके जाओगे। उनमें से एक है प्रेजेंटमेंट और दूसरा है आपका कॉम्पनसेशन। दोनों के ही क्वेश्चन आईसीआई ने आपको आरटीपी में दिए हैं। सो आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। क्वेश्चंस को आपको दोबारा से खुद से भी प्रैक्टिस करना है बेटा, खाली वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आरटीपी से आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, आरटीपी से उसे चेक करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे, तभी आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट मानी जाएगी। आई होप ये आरटीपी डिस्कशन आपको फ्रूटफुल लगा है। फटाफट से बेटा अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का सेशन हम एंड करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय श्री श्याम।